इस वक्त जो अंदाज़ा है तकरीबन 55-56 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड में जिनको डायबिटीज़ है। जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है वो स्लोली स्टार्ट होती है, आप कभी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि कब शुरू होगी। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सुन के इंसान डर जाता है, बिकॉज इंसुलिन का नाम आता है, बाकी चीजों का नाम आता है। तो तो इन्फ्लेमेशन को भी आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इस बाय हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसे फूड्स खाएंगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। क्या डायबिटीज जो है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? So very easily it is possible. We have so many case studies, we have so many case reports, we have so many studies we can that this can be reversed. Fish is supposed to be high in omega-3 fatty acids, which are very essential fatty acids, which are needed to make some important hormones. नाजरीन, आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के सिलसिले द डॉक्टर्स लाउंज में। आज का मौजू होगा एंडोक्रिनोलॉजी। डायबिटीज, थायराइड, हार्मोनल हेल्थ और काफ़ी ऐसी चीज़ों से डील करने वाला ये फील्ड, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस फील्ड में। और इसी हवाले से इस क्लैरिटी के लिए और ऐसी बीमारियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वन ऑफ द सीनियर एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, डॉक्टर शारिक मसूदी साहब, AKA द माउंटेन डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। Thank you. पहला बहुत ही बेसिक सवाल, जैसे कि मैंने बताया कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजी सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन डॉक्टर साहब के पास हमें कब जाना चाहिए, किन बीमारियों के लिए जाना चाहिए, इस पे थोड़ी वजाहत करें। एंडोक्रिनोलॉजी, यू आर राइट, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है। एंडोक्रिनोलॉजी होता है वो साइंस, वो मेडिकल साइंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिलेशन में जो इश्यूज या जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें डील करता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालता है, कोई डक्ट नहीं होती है, तो इसलिए एंडोक्राइन नाम पड़ गया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ वाबस्ता साइंस एंडोक्रिनोलॉजी बन गया। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होते हैं ब्लड में इन स्मॉल कंसंट्रेशंस। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ जहाँ इनका अपना टारगेट होगा वहाँ काम करते हैं। जैसे आपके पास चाबियों का गुच्छा है, लेकिन जहाँ पर जिस लॉक की चाबी होगी वो वहाँ पर काम करेगी, बाकी चाबियाँ कुछ काम की नहीं होगी उस वक्त उस जगह। तो सबसे कॉमन जो एंडोक्राइन डिफेक्ट या एंडोक्राइन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है आजकल जो हम डायबिटीज सुनते हैं, और डायबिटीज से जुड़ा हुआ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका बेसिक जड़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो और भी बीमारियां जो आती हैं वो भी बड़ी कॉमन हो गई, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर डिजीज है, हाई TG ट्राइग्लिसराइड्स होता है इसके साथ, और गर्ल्स में स्पेशली यंग गर्ल्स में कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है जिसको PCOS या PMOS बोलते हैं। तो इसके साथ ही बेसिकली जो हार्मोन सिस्टम होता है वो बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो ये एक जुड़ा हुआ नेटवर्क है कि एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, दूसरे से तीसरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो सबसे मानिए अभी कि इस वक्त जो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो रिलेटेड सिंड्रोम्स हो जाते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और उससे भी जो प्रॉब्लम होती है अल्टीमेटली हार्ट डिजीज, यंग स्ट्रोक्स, यंग हार्ट अटैक्स, और किडनी डिजीज, और उससे जुड़ी हुई बाकी आप मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। सम कैंसर्स हैव बीन लिंक्ड टू दिस ओबेसिटी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है। तो ये बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक है। तो बेसिक इनकी जड़ है यही मेटाबॉलिक हेल्थ की जो डिरेंजमेंट होती है, और जिसकी बेसिक जड़ होती है ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब इस चीज़ के लिए। अब पहला सवाल मैं करना चाहूँगा थायराइड के हवाले से। थायराइड की जो इश्यूज़ हैं, हाइपो हो, हाइपर हो, तो ये जो थायराइड की बीमारी है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, चाहे वो एक यंगस्टर में हो या वो एक बुज़ुर्ग में हो। ये थायराइड जो है, इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं कश्मीर में अभी, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कैन इट बी ट्रीटेड या सिर्फ कंट्रोल में रखा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड एक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर होता है हमारी नेक में सामने, विंड पाइप से आगे, लैरिंक्स से थोड़ा से नीचे। तो थायराइड में जो प्रॉब्लम होती है वो ये हो सकता है इसका जो सिक्रीशन है, जिसका प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, या वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। या अगर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मली इसका साइज बढ़ता है, इसमें नोड्यूल बनता है जिसमें
कुछ चेंजेस जैसे कैंसर चेंजेस होती हैं। तो लेकिन जब आप थायराइड बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है थायराइड की अंडर प्रोडक्शन, अंडर एक्टिव थायराइड, जिसमें वो हार्मोन जो है T3 T4 वो कम निकलता है। तो उस तरह मतलब हाइपोथायराइडिज्म आपने नाम सुना होगा। जी। तो जब भी हम बोलते हैं थायराइड प्रॉब्लम तो 10 में से 9 का वही हाइपोथायराइडिज्म होगा। पर ये जरूरी नहीं, किसी का थायराइड प्रॉब्लम हाइपर भी हो सकता है, किसी का थायराइड कैंसर भी हो सकता है, किसी का ऑटोइम्यून डिजीज रिलेटेड और इशू हो सकता है। पर जनरली जब हम बोलते हैं थायराइड तो हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और अंडर एक्टिव थायराइड। तो उसमें क्या होता है कि जो थायराइड है उसकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है T4 की तकरीबन 90 माइक्रोग्राम्स डेली प्रोड्यूस करता है एवरेज अडल्ट में जो 70 केजी का हो। तो ये प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसके बहुत से कारण हैं। पहले जो सब पुराने आई विल से 10-20 ईयर्स बैक जो कॉमनेस्ट कॉज था इसका अंडर प्रोडक्शन का था वो था आयोडीन डेफिशिएंसी। तो फिर हमने आयोडीन डेफिशिएंसी में अवेयरनेस की, सॉल्ट आयोडाइजेशन को यूनिवर्सल बनाया कि, और फिर लोगों को अवेयर किया कि ये सॉल्ट ज़रूरी है क्योंकि इसमें आयोडीन है। तो आयोडीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स थोड़े कम हो गए। लेकिन अब एक और इशू आ गया, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होता है कि इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के किसी पार्ट, किसी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उसको अटैक करता है। किसी कंडीशन में ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो जो भी इफेक्ट हो, तो यहाँ पर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड काम नहीं करता है, कम काम करता है, तो इसकी वजह से इसके थायराइड हार्मोन्स कम निकलते हैं। तो पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसमें बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो समझ जाता है कि थायराइड काम कम कर रहा है तो अपनी तरीके से थायराइड ग्लैंड को ना स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है। तो जिसको हम वो TSH की शक्ल में देखते हैं। तो TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, तो उसके हाई होने से इनिशियल स्टेज में थायराइड काम करता है, T3 T4 बनाता है। लेकिन हम जब ब्लड में T3 T4 नॉर्मल देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम TSH की लेवल हाई देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि थायराइड में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, डेफिशिएंसी होने लगी है, तो इसीलिए TSH बढ़ गया। तो TSH का बढ़ना हो गया कि थायराइड का काम करना जनरली। ओके डॉक्टर साहब, ये तो सही चीज़ है। अब हम दवाइयों की बात भी कर रहे थे, जैसे कि हम थायराइड के लिए देखते हैं लोग दवाइयाँ खाते हैं। क्या इस थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, क्या इसको परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है या बस ये कंट्रोल में रहता है, या उस आदमी को उम्र भर के लिए फिर वो दवाइयों से कंट्रोल में रखना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। बेसिकली इन जनरल जब हम डिजीज की बात करते हैं तो हम दो डिजीज के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशन अचानक हो जाती है इंसान को, जैसे वो बैठा है उसको पेन हो गई तो पता चला अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस का ओबेसी एंटीबायोटिक देते हैं या सर्जरी करते हैं, ये ठीक हो गया। जैसे किसी का बुखार हो गया तो उसको टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई दी, ठीक हो गया। तो दिस आर एक्यूट कंडीशंस। तो क्योर की बात हम एक्यूट कंडीशन के साथ कहते हैं। जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है वो स्लोली स्टार्ट होती है। आप कभी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि कब शुरू होगी, ये स्लोली बढ़ती है। जनरली ये दायमी होती है, क्रॉनिक होती है। तो इसलिए इनमें क्योर वर्ड हम यूज नहीं करते, हम इनमें कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल हर डिजीज का डिपेंड करता है किस किस्म की बीमारी है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट जैसे हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो इसमें भी एक्यूट कंडीशंस होती है, क्रॉनिक कंडीशंस होती है। एक्यूट जैसे थायराइडाइट्स होता है तो उसमें, या एक्यूट पायोजेनिक थायराइडाइट्स, मुख्तलिफ से थायराइडाइट्स होते हैं, वो या तो ट्रीटमेंट से या खुद ही सबसेट हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक थायराइडाइट्स हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दीज जनरली स्टे। तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसकी थायराइड हार्मोन जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जो ग्लैंड को जो थायराइड हार्मोन T4 बनाना था वो टैबलेट की सूरत में दे सकते हैं। बट उसको काम नहीं करा सकते हम, तो इसको क्योर नहीं कह सकते, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसे दवाइयों की बात होती है, हम अक्सर डॉक्टर साहबों से पूछते हैं कि अगर एक बीमारी है उसका ऐसा इलाज है, तो नेचुरली कोई वे है टू कंट्रोल थायराइड? अगर कोई इंसान अभी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म से गुजर रहा है तो उसके बाद नेचुरली उसके पास क्या वेज होनी चाहिए टू कंट्रोल इट, टू कीप इट इन बेटर शेप, दैट पर्टिकुलर ग्लैंड? बिल्कुल, अभी जो भी हम बीमारियां देखते हैं मोस्ट ऑफ देम वो है रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। जी। चाहे थायराइड हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, फैटी लिवर हो, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, सारे लाइफस्टाइल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर आप लाइफस्टाइल सुधारते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है, आप फिजिकली इनएक्टिव है,
आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप डाइट आपका हेल्दी नहीं है, तो आप ये चीज़ें सुधार सकते हैं। ये जर्नी का रोल होता है प्रिवेंटिव, कि जब आपको इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको पता चल जाए, जैसे डायबिटीज़ में एक कंडीशन हमने रखी है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये एक शुगर की वो लेवल है जिसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो वहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो कंट्रोल। ठीक हो सकता है। दूसरा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे मैंने बताया, ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो इन्फ्लेमेशन को भी आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इस बाय अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसे फूड्स खाएंगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो फूड्स घटाएंगे जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स कम करेंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी बढ़ाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप 7 to 8 hours वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आजकल का स्ट्रेस बढ़ गया है, मुख्तलिफ तरीकों से स्ट्रेस बढ़ा है, काम में स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, स्कूल में स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस आप कम करो तो इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। तो एक और इनडायरेक्ट तरीका है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर किसी का एडवांस हाइपोथायरिज्म हो गया, उसका थायराइड अब काम ही नहीं करता है, तो उस सूरत में हम इसको नेचुरल। ज़्यादा ज़्यादा ट्रीटमेंट पर ही हम फोकस करते हैं। उस वक्त लाइफस्टाइल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बाकी कंडीशंस के लिए, इसके लिए मतलब वो हम उससे ठीक नहीं कर सकते। हाँ, एक और हमने देखा है आजकल, जो थोड़ा सा टीएसएच बढ़ता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरिज्म, उसमें हमेशा थायराइड का फॉल्ट नहीं होता है। वो होता है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बहुत से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें एक हार्मोन बढ़ता है लेप्टिन, वो फैट सेल से निकलता है। वो लेप्टिन ब्रेन के कनेक्शन में अल्टीमेटली एक हार्मोन जिसको टीआरएच बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली टीएसएच बढ़ता है। तो अगर आपका टीएसएच बढ़ा है because of metabolic syndrome, because of obesity, because of your inactive lifestyle, तो उसको आप ठीक कर सकते हो विद फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर क्लियरली आपका थायराइड डिजीज है बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, और बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन योर डाइट, और देयर आर सम गोइट्रोजेंस, तो उस सूरत में आपको वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट का करना पड़ेगा। दवाइयों से करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन ओनली योर लाइफस्टाइल मेजर्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब इसके लिए। अब अगली बीमारी पे आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कश्मीर में, और देखा जाता है कि छोटे बच्चों मतलब यूथ में आ रही है ज़्यादातर, जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सुन के इंसान डर जाता है, बिकॉज इंसुलिन का नाम आता है, बाकी चीज़ों का नाम आता है। तो डायबिटीज़ अभी राइज पे, उसके मेजर रीजंस क्या हैं अभी यहाँ पर राइज के? और जब तक, एक बहुत अहम सवाल ये है कि एक इंसान को जब तक डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे आपने अभी बात की प्री डायबिटीज़ की, तो क्या ये साइलेंटली एक एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है, या पहले भी ये देखा जा सकता है सिम्टम से दैट मैं प्री डायबिटिक हूं अभी? अभी जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो टिपिकली हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। जी। अभी अगर आपके पास 100 डायबिटीज केस होंगे तो 95 केसेस टाइप 2 टाइप 2 होंगे। दो डायबिटीज के बहुत से बाकी किस्में हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है जो अक्सर यंग चिल्ड्रन या यंग एडोलेसेंस में होती है, या इवन यंग अडल्ट में भी हो सकती है। या एक जेस्टेशनल डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, या मोनोजेनिक डायबिटीज है जो एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, या और भी किस्में डायबिटीज की सिंड्रोमिक डायबिटीज होती है। लेकिन जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो वो है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डेफिनेटली बढ़ गया है। इस वक्त जो अंदाजा है तकरीबन 55-56 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड में जिनको डायबिटीज है। इंडिया में भी उसमें से तकरीबन 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक ये है कि जिनको डायबिटीज है 50% हार्ड हाफ, मतलब रफली 50% हाफ को पता ही नहीं उनको डायबिटीज। उनको जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, स्क्रीन नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। दूसरा, इतने ही 55 करोड़ दुनिया में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज होने का चांस है, जो हम कह सकते हैं प्री डायबिटीज, और उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर पता चल जाए। तो अभी जो आप रीजन पूछ रहे हैं, तो रीजन तो यही है। एक तो हमारा ऐसा फूड हो गया कि जिसमें वो कैलोरी डेंस फूड है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसमें ऐसे कार्ब्स हैं जिनको हम बोलते हैं वो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जिनमें ग्लूकोज उनकी हाई जीआई होती है, एकदम जो शुगर को बढ़ाते हैं। और ये एम्प्टी कैलोरीज होती है। एम्प्टी इसलिए बोलते हैं कि इनमें कोई प्रोटीन नहीं होता है जो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, इनमें विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल नहीं होते हैं, फाइबर नहीं होता है।
तो ऐसे फूड्स हो गए जो विच आर हाई इन सॉल्ट, हाई इन शुगर, हाई इन सैचुरेटेड फैट, जो 3 S बोलते हैं, 3 पॉइजन्स वो बोलते हैं, ये इसमें ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट एंड शुगर। तो ये फूड्स बढ़ गए हैं। उधर दूसरी साइड से ये जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, हर जगह ऑटोमेशन आ गई है, चाहे आप घर में अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे बाहर जा रहे हैं, हर जगह ऑटोमेशन है, आप मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि जो आप जब आप एनर्जी आपने ले ली फिर आपने यूज़ नहीं की, तो बॉडी इसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, because fat is a very easy way and a very convenient and efficient way for body to store extra energy with this idea कि अगर इस इंसान को कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़े, जो उसको खाना नहीं आ रहा टाइम पर, तो वो एनर्जी यूज़ होगी। लेकिन आज का जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ भी जाओ खाना तो रेडी अवेलेबल है, चाहे आप रास्ते में चल रहे हो, चाहे आप गाड़ी में हो, प्लेन में हो, आप किसी वर्कशॉप करने जा रहे हो कहीं पर, कहीं ताज़ियत करने जा रहे हो, खाना पहले पहुँच जाता है। तो जब आपका हर जगह खाना मिल गया तो जो अपनी बॉडी ने स्टोर किया वो फैट वहीं रह जाता है। फिर उस फैट में से जब इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन होने की भी बहुत से वजूहत हैं। एक तो जो जेनेटिकली हम थोड़े से, हमारे जीन्स ऐसे हैं कि वो थोड़े, we call them bad genes. They are not bad genes but they were good genes for that lifestyle, जो हम हंटर गैदर लाइफस्टाइल बोलते थे। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके लिए जीन्स बैड हो गए, तो एपिजेनेटिक्स चेंज हो गया, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ दिस वी डोंट नो सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, रेडिएशन, स्क्रीन टाइम, एवरीथिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन में ऐसे तत्व ऐसे निकलते हैं, ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं, लाइपोकाइंस, साइटोकाइंस, वो सारा जो हार्मोन सिस्टम है दरम बरम करते हैं। तो इसका एंड रिजल्ट होता है या डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल या और उससे जुड़े हुए यूरिक एसिड, गाउट वगैरह होता है। तो डॉक्टर साहब, अब एक लफ्ज़ का मैंने पहले इस्तेमाल किया था, इंसुलिन, जिसे सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं कि इंजेक्शन नहीं लूँगा। सो इंसुलिन क्या एक मैंडेटरी इंजेक्शन है पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ में काफ़ी आगे एडवांस स्टेज पे चले गए होंगे, या देयर आर सम अदर सॉल्यूशंस दैट कैन रिप्लेस इंसुलिन राइट नाउ? इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है जो निकलता है पेनक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स, उनमें से निकलता है हार्मोन। इस हार्मोन का काम होता है कि जो भी हम एनर्जी लेते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज थ्रू ब्लड पहुंच जाता है सेल्स में यूज के लिए, वहां पर ये इंसुलिन इसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उस सेल में एंट्री में गेट कीपर का काम करता है। अब जब ये इंसुलिन नहीं है, जैसे टाइप 1 में होता है इंसुलिन कम निकलता है या बहुत नहीं निकलता है, या अगर आपका इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं करता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो जो ग्लूकोज जो भी हमने खाना खाया वो ग्लूकोज बन गया, तो लेकिन वो ब्लड में आ गया, लेकिन ब्लड से सेल्स में नहीं आ रहा है। तो सेल्स में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो ब्लड में लेवल बढ़ेगी और यहाँ से सेल्स को जब स्टारवेशन होगी तो सेल विल गो टू obviously you will feel weakness, you will feel hunger, you will feel exhaustion। तो ये इंसुलिन अगर काम नहीं कर रहा है तो हमें इसको काम कराना है। जो मेजॉरिटी टाइम होता है कि इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रहा है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन को हमें इंसुलिन ही देना है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो टाइप 1 में चूंकि इंसुलिन की कमी होती है तो हमें इंसुलिन देना पड़ता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। लेकिन टाइप 2 में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, 95% केस वही होते हैं, उनमें इंसुलिन होती है, काम नहीं करती है, तो देयर आर सेवरल वेज वी कैन मेक दिस इंसुलिन वर्क। मोस्ट बड़ा होता है आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, वेट कम करना, प्रॉपर स्लीप करना, प्रॉपर डाइट खाना, एक्सरसाइज करना, तो उसे हम अपने इंसुलिन को काम करा सकते हैं, इवन सो कॉल्ड रिवर्स भी करा सकते हैं डायबिटीज। तो सर अगला सवाल मेरा यही है कि जैसे हमने थायराइड में पूछा, क्या डायबिटीज जो है क्या ये रिवर्स हो सकती है, और अगर ये रिवर्स होती है तो प्रैक्टिकली ये किस स्टेज पर रिवर्स हो सकती है? मतलब क्या ये एडवांस स्टेज में चला जाए इंसान तभी रिवर्स हो जाएगी, या कोई ऐसे स्टेज हैं जहाँ पर डायबिटीज वापस इंसान ठीक कर सकता है शुगर लेवल अपना बॉडी का? बिल्कुल सब ये हम रिवर्स कर सकते हैं। दो मेडिकल टर्म इसका है, रेमिशन। ये रेमिशन में जा सकता है, इसको हम रेमिशन में ले सकते हैं, बट वो उस स्टेज में जब अर्ली स्टेज हो, जब अभी आपके इंसुलिन सेल्स हैं, इंसुलिन बना रही है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही है। लेकिन जब डायबिटीज जब एडवांस होती है तो इंसुलिन सेल्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर इंसुलिन नहीं है तो फिर उस स्टेज में मुश्किल है।
तो जनरली चूंकि इसमें प्री डायबिटीज भी आता है, बहुत टाइम मिलता है पेशेंट को, तो वी कैन से इट कैन बी रिवर्स। दो मेडिकल टर्म जो हमारे यहाँ रेमिशन है, तो वेरी इजीली इट इज पॉसिबल। We have so many case studies, we have so many case reports, we have so many studies we can that this can be reversed. बट ओबियसली इनिशियल स्टेज में, जब आपकी ऑलरेडी बहुत टाइम से इंसुलिन डायबिटीज चल रही है, आपके इंसुलिन सेल्स खत्म हो गए और इसके कारण आपकी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हो गई है या आईज हो गई इन्वॉल्व है, नर्व्स हो गई इन्वॉल्व, सो इन डायबिटीज डिसअपियर्स, वो प्रॉब्लम्स वहीं रहती हैं। तो अर्ली स्टेज में यस, अगर आप पता चल जाए तो इंसान इसको रिवर्स कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है उसके बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कश्मीर और कश्मीर के बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी स्ट्रेस अभी लोगों में काफ़ी है, यूथ में काफ़ी है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, फैमिली की वजह से हो। क्या इस हार्मोन का कोई इम्पैक्ट है थायराइड, डायबिटीज़ या ऐसी बाकी हार्मोनल हेल्थ पे जो इंसान को तबाह कर सकती है धीरे धीरे? बिल्कुल, कॉर्टिसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दिस कम्स अंडर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम इनका यूं पड़ गया कि जब ने पहली बार डिस्कवर किया 1940s और 50s में, तो दे फाउंड कि ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, ये ग्लूकोज बढ़ाता है, तो इनका नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पड़ गया। तो इसमें जो मेन हमारा हार्मोन है जो बॉडी में निकलता है कॉर्टिसोल है। तो इससे जुड़े हुए और भी ऐसे ही कुछ और हार्मोन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। तो ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड होते हैं हमारे किडनी के ऊपर छोटे छोटे दो कैप जैसे ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड में से और भी बाकी हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मेजर हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है वो है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल एक पर्टिकुलर हिसाब से निकलता है एज पर बॉडीज रिक्वायरमेंट्स। एक सर्कैडियन रिदम होता है, नॉर्मली वो 2 से या 3 बजे से शुरू हो जाता है, सुबह 8-9 बजे तक चलता है वो सर्कैडियन रिदम। तो कॉर्टिसोल ग्रेजुअली बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का काम होता है बॉडी को तैयार करना दिन के काम के लिए। तो वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। मतलब अगर आपके ग्लूकोज रिजर्व लो है तो फैट और प्रोटीन में अमीनो एसिड जो होते हैं उनसे बनाता है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल फिर दिन में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो 11 से सुबह के 2 बजे तक, रात के 11 से सुबह 2 बजे लीस्ट लेवल्स होती है, तो फिर साइकिल स्टार्ट होता है। लेकिन अभी जो सिस्टम हो गया है, जैसे हम लेट बैठते हैं, हम शाम तक स्क्रीन, क्या रात को भी स्क्रीन के साथ बैठते रहते हैं, तो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है। ब्लू लाइट जो है हमारे पीनियल ग्लैंड को बोलता है कि अभी रात नहीं हुई। पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन के सेंटर में, वो जब देखता अंधेरा हो गया तो वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक हार्मोन मेलाटोनिन बनाता है। मेलाटोनिन से हमें स्लीप आती है। स्लीप के दौरान हमारा जो बॉडी में दिन को जो डैमेज हो गया रिपेयर प्रोसेस होता है। तो जो लो कॉर्टिसोल हो जाता है नॉर्मली रात के 11 से 2 तक, उसमें वो स्लीप आ जाता है और उसमें रिपेयर प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप ने ब्लू लाइट सामने रखी तो पीनियल ग्लैंड को लगता है कि अभी दिन ही है, तो कॉर्टिसोल फिर बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर रिदम में आ रहा था, ये डिसरप्टेड हिसाब में आ रहा है। इस कॉर्टिसोल की वजह से आपका वो जो बेसिक स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी वो डीप स्लीप नहीं होती है। तो जब आपकी डीप स्लीप नहीं हुई तो उसमें जो भी प्रोसेस होने थे, जैसे बॉडी का रिपेयर होना था, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना था, और भी चीज़ें होनी थी, वो नहीं होती है। तो कॉर्टिसोल जैसे मैंने बताया, ये तो अल्टीमेटली फैट बनाएगा, इज ऑल्सो मेक लीड्स टू मोर ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज़्यादा बन गया तो वो बॉडी इसलिए कॉर्टिसोल इसको फैट में कन्वर्ट करता है। तो ये फैट फिर जहाँ जहाँ डिपॉजिट हो गया, जैसे लिवर में फैटी लिवर बन गया, बाकी जगह फैट डिपॉजिट हो गया, जो ब्लड वेसल्स की इनर साइड में डिपॉजिट हो गया, वो फिर बाकी कंडीशन जो रिलेटेड है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, आई डिजीज, वो बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली जब कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है तो सारा मेटाबॉलिज्म, जैसे कॉर्टिसोल इंसुलिन की एक्शन भी अपोज करता है, तो कॉर्टिसोल बाकी हार्मोन्स की जैसे जो कैटेकोलामीन्स है, एड्रेनलिन है, उनकी इफेक्ट्स बढ़ाता है। तो आप मान लो हर वक्त आप एक काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल स्टेज में रहते हो, बॉडी के लिए स्ट्रेस है कि हर वक्त वो काम कर रहा है। नॉर्मली एक साइकिल होता है, वो रेस्ट भी होता है, काम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हर जब वक्त काम काम काम, तो बॉडी का ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है और भी डैमेज हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। एंड डॉक्टर साहब अगला सवाल, जैसे कि आपने नींद का बोला कि स्लीप साइकिल तबाह हो जाना, अब
या तो मोबाइल चलाना रात भर बैठ के या टीवी देखना रात भर बैठ के, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, ताकि आप अच्छा स्लीप साइकिल फॉलो करें। लेकिन कहीं पर मजबूरियां भी है, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट है लोगों के या बाकी चीजें। एक नॉर्मल इंसान के लिए हेल्दी रहने के लिए कितने घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है फॉर हिम टू रिकवर, एंड क्या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है जब उसको सोना चाहिए और वो बेहतर है उसकी बॉडी के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। जो नेचुरल हमारा रिदम था वो दैट वाज कनेक्टेड टू सन। तो सन सेट होता था तो डार्कनेस आ जाती तो इंसान सोता था, और जैसे ही मॉर्निंग में ये आता था तो इंसान की जो सर्कैडियन इसी हिसाब से बनी थी। लेकिन अभी कहते हैं कि यू शुड हैव एटलीस्ट 7 to 9 hours ऑफ स्लीप। तो मान लो 8 घंटा स्लीप होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन बच्चों में, यंगर में यू नीड मोर। एडल्ट जो एल्डरली होते हैं उनमें थोड़ा सा कम टाइम चाहिए, बट जनरली 7 से 8 घंटा या 7 से 9 घंटा इज आइडियल टाइम। अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी आवर्स ऑफ स्लीप, यू ऑल्सो नीड गुड क्वालिटी स्लीप। कुछ लोग तो सोते हैं उनकी क्वालिटी खराब होती है, जैसे वो जागते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स। तो वी फोकस ऑन गुड क्वालिटी, गुड स्लीप विच शुड बी 7 to 9 hours एंड क्वालिटी स्लीप। सम कुछ लोग कम टाइम सोते हैं लेकिन की अच्छी क्वालिटी होते हैं, दे वेक अप रिफ्रेश इन द मॉर्निंग, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने 8 घंटे भी स्लीप की, 9 घंटे की, लेकिन आप सुबह उठे फ्रेश नहीं है, आपको दर्दें हैं, आप और सोना चाहते हैं, आपको एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी खराब हो गई है। ओके डॉक्टर साहब, अब अगली बीमारी की तरफ आते हैं। टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, ये एक काफी कॉमन वर्ड बन गया है कश्मीरी हाउस होल्ड्स में। ये क्या चीज है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं ऑन हेल्थ, और कश्मीर में अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस चीज को लेके? टीजी बेसिकली जब ब्लड में सर्कुलेट होता है, जिस कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, तो जब डिपॉजिट होता है फैट है, तो टीजी इज फैट, प्योर फैट, सर्कुलेटिंग फैट। ये बनता है, इसको बेसिक नाम है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज ए बाई प्रोडक्ट, जिसको हम कश्मीर आमतौर पर ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये निकलता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट से और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से भी। इस ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को जब 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं फैटी एसिड्स के, ट्राइएसाइल, एसाइल मींस फैट, तो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। अब डिपेंड करता है ये किस टाइप का फैटी एसिड मॉलिक्यूल से जुड़ गया, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट जनरली इनको हम कॉमनली बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड इज ए बॉडीज वे ऑफ स्टोरिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। नॉर्मली अगर हम हमारे पास 8 kg 8,000 कैलोरीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, हमने 10,000 कैलोरीज खाई, तो उसमें 2,000 कैलोरी हमारी स्पेंड हो गई हमारी एक्टिविटी में, 8,000 कैलोरी बच गई। अब बॉडी कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें बन जाएंगे 2 kg ग्लाइकोजन में बन जाएगा। लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए उतनी बॉडी को जगह नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसको हम ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं, फैट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका बन जाएगा 1 kg फैट। तो 1 kg fat, when we use it, it gives us 8,000 calories, or to be precise, 7,700 calories. So triglyceride is a very effective way of storing energy. तो फिर बॉडी इसको रखती है लिवर में, बॉडी इसको रखती है बाकी ऑर्गन्स के अराउंड, विद दिस आइडिया कि जब ये खाना इसको नहीं मिलेगा या इसको जब ज़्यादा एनर्जी डिमांड होगी, वो हमें ये जो ट्राइग्लिसराइड है हमें वापस यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए। जैसे आदमी का मतलब कुछ पैसा बच गया वो बैंक में रहता है, तो फैट इज आवर एनर्जी बैंक, हम इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं। लेकिन अब सिचुएशन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कि इंसान को एनर्जी की जरूरत पड़े और उसके पास खाना नहीं है उस वक्त, तो वो खाता रहता है, तो ये जो फैट स्टोर होता रहता है, फिर जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर वो डैमेज करना शुरू करता है, खासकर जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो। तो इफ यू आर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है या आपका वजन बढ़ रहा है, तो इट मीन्स यू आर टेकिंग मोर कैलोरीज देन यू आर कंज्यूमिंग और देन योर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या इस टीजी का कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है विद डायबिटीज? एंड दूसरा सवाल इसी में ऐड करना चाहूंगा, व्हाट आर द वेज जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये टीजी या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना हमारी बॉडी में? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें दवाई लेना, एक स्टेज के बाद दवाई लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें? ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज के साथ।
एक जब आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो बॉडी जो है ग्लूकोज सेल्स यूज नहीं कर पाती, तो ये ग्लूकोज फिर बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस हार्मोन स्पेशली इंसुलिन उसको कन्वर्ट करती है फैट में, ट्राइग्लिसराइड में। तो मीन जब आपके पास पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटीज होगा, हाई शुगर लेके होगा, तो आप उसमें देखो इनवेरिएबल से टीजी भी हाई होगा, ट्राइग्लिसराइड भी हाई होगा। सो दिस इज वन रिलेशन, बट देयर इज अनदर रिलेशन विच इज रिवर्स ऑफ दिस। उसमें क्या है, जब आप फैटी एसिड्स या टीजी बढ़ जाते हैं तो इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो आप शुगर्स को यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो more diabetes leads to more TGs and more TGs leads to more diabetes So because इनका of insulin resistance हो गई तो और बढ़ गया। ओके सो क्या जो अब हमारा नॉर्मल कश्मीर का फूड है, अगर हम साइकिल देखें अपना, सुबह की चाय, उसके बाद खाना लंच, उसके बाद 4 बजे की 4-5 बजे की चाय, उसके बाद डिनर, क्या हमारा फूड ऐसा बन चुका है आज के टाइम पे जिसकी वजह से ये हार्मोनल हेल्थ इम्बैलेंस हो रही है कश्मीर में? हाँ बिल्कुल, एक तो हमारी जो ओवरऑल इनटेक बढ़ गई है खाने की, और ऐसा खाना जो एनर्जी डेंस है, फैट डेंस है, कैलोरी डेंस है, और जो प्रोटीन में लो है, फाइबर में लो है। और दूसरा पोर्शन साइज हमारे फूड का भी बढ़ गया है। जैसे जो हर रोटी जो है स्मॉल साइज की होती थी, आज जो मटन जैसे आपको एक पीस मिलेगा वो इतना बड़ा होगा, जो पिछले ज़माने में मटन का पीस होता था बहुत बड़ा उसे। तो पोर्शन साइज भी बढ़ गया, टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स यू ईट भी बढ़ गया, और जो क्वालिटी इसकी फूड की वो भी चेंज हो गई। तो वी आर नाउ लाइक मोर ऑन फास्ट फूड्स, जो हम डिलीवरी कराते हैं फूड की, रेडीमेड फूड जो विच इज़ हाई इन सॉल्ट, हाई इन सैचुरेटेड फैट, हाई इन शुगर, वो हम ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, चाहे आप प्रोटीन ले लो एक्सेस, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लो एक्सेस, चाहे फैट ले लो, बॉडी इन सब को ट्राइग्लिसराइड में चेंज करेगी और आपकी डिपॉजिट हो जाएगी लिवर में और बाकी ऑर्गन्स में अराउंड द विसरा। तो अगला सवाल सर, जैसे कि फ़िश की हम बात करते हैं, जो मछली है वो एक नेचुरल फूड है, कश्मीर में काफ़ी अवेलेबल है और लोगों के जो फूड साइकिल्स हैं उनमें भी इन्वॉल्व है। ये कैसा एक फ़िश जो है, मछली जो है, कैसा फूड है एक इंसान के लिए? और अभी जो कश्मीर में ये चल रहा है, क्या कैन वी ईट इट रेगुलरली? इज़ इट बेटर देन अदर फूड्स? एंड इसके क्या फ़ायदे हैं हार्मोनल हेल्थ पे हमारी? फिश इज ए वेरी गुड, एक तो ये इट इज कंसिडर लीन फैट, लीन प्रोटीन, हम प्रेफर करते हैं लीन प्रोटीन। तो इसका जो नेचुरल जो मीट होता है इट इज लीन प्रोटीन, तो उसमें फैट नहीं होता है, फैट फिश में होता है बट वो एक तरह से अलग होता है। दूसरा, इट इज फिश इज सपोज टू बी हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच आर वेरी एसेंशियल फैटीज which are needed to make some important hormones and also control keep our cholesterol एंड टीजी लेवल्स इन कंट्रोल, इसके लिए भी इनका रोल होता है। बट कुछ इश्यूज भी है उसमें, एक तो अवेलेबिलिटी भी उतनी यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरा जो सोर्स है फिश का वो भी बहुत अक्सर क्लियर नहीं होता है, कहाँ से फिश आ गया, कैसे आ गया, कैसे स्टोर किया गया। और जो स्पेस जो फिश जहाँ पर आप फार्म से लाते हो, पॉन्ड से लाते हो, वहाँ जब जब जैसे किसी क्लोज प्लेस में आप पानी में फिश बना रहे हो, फिश आ रहा है, तो इसमें जो पानी में जो भी गंदगी होगी, जो भी इम्प्योरिटीज होगी, जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे, जो भी एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स होंगे, वो सारे जब फिश लेती है तो फिश का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं, वो फिश के अंदर ही रह जाता है। तो जैसे जब हम दरिया में, झील में कुछ गंदगी फेंकते हैं, वो गंदगी वहाँ पर फॉर एवर रहती है, खासकर आपने सुना होगा फॉर एवर केमिकल्स। वो फॉर एवर केमिकल्स के भी डिस्ट्रॉय होते नहीं, वो वहीं रहते हैं, वो इवापोरेट नहीं भी होते हैं, और वो पानी जब उस पानी में वो फिश होगी तो उसमें भी होंगे, क्योंकि फिश उनको निकाल नहीं सकते। फिश ने एक बार कोई भी टॉक्सिन, कोई भी पॉइजन, कोई भी एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल जिनको ईडीसी बोलते हैं वो आ गया, तो इफ़ यू कंज्यूम एक्सेस तो उसमें भी दिक्कत है। तो जैसे वो पुरानी सेइंग है, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, बट इफ यू यूज इन मॉडरेशन, इफ यू यूज जुडिशियसली, देन फिश कैन बी a very very healthy फूड। ओके, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आखिरी सवाल से ख़त्म करना चाहूँगा, अगर एक यंगस्टर है या एक कोई भी आदमी है जो अपनी हार्मोनल हेल्थ को चेक में रखना चाहता है, चाहता है कोई इम्बैलेंस ना हो, तो वो आज ही जाके कौन-कौन से टेस्ट कराए, कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान दे? वेरी गुड क्वेश्चन। आज कल तो जो अच्छी अच्छी लैब्स आ गए हैं, तो वो उनने बनाए ऐसे कुछ प्रोफाइल्स वो करते हैं,
बट जनरली हम चाहते हैं एक तो बेसिक ग्लूकोज रिलेटेड पैरामीटर्स, जैसे हम ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग और खाने के बाद की ग्लूकोज और HbA1c करते हैं। दूसरा आप केमिस्ट्री में लिपिड्स देखना चाहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका TG लेवल, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सारे लेवल्स। तीसरा होता है हमारा, चूँकि अक्सर हमारा जो फैटी लिवर यहाँ बहुत कॉमन हो गया है, तो जो पैरामीटर्स फैटी लिवर को चेक करते हैं, जैसे LFT जिसको बोलते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। तो जनरली जो लैब्स ने एक पैकेज बनाया जिसमें वो LFT, KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, और sometimes you may also do TFT, not full TFT, but sometimes TSH, vitamin D, but most important is your sugars, your lipids and your kidney function। वो हमें साल में कम से कम एक बार करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द डॉक्टर्स लाउंज बाय कश्मीर लाइफ।